हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये उतने ही महत्वपूर्ण जितने कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जिसमें ये डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स पूछा ना जाता हो। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत। इनको शुरू करने से पहले दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन से भाग में है, कहाँ से लिए गए हैं और इसके आर्टिकल क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। जो राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और जो इसकी प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसमें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स थे अगर उनका वायलेशन होता था तो हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की शक्ति थी। पर डीपीएसपी के वायलेशन अगर होता है तो हमें किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये गैर बाध्य हो गए। इनका उद्देश्य ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखते हैं अगला बिंदु। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। वैसे भी जो नीति निर्देश सिद्धांत है इस सरकार को सिर्फ निर्देश देते हैं कि सरकार है जो अपनी कोई भी नीतियाँ बनाएगी, सिर्फ सरकार को बताती है कि सरकार का कर्तव्य क्या है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखेगी, क्योंकि जो निर्देशक तत्व सिर्फ राज्य के लिए सिफारिशें हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपने देखा होगा कि हम बता रहे हैं पॉइंट कि जो नीति निर्देशक तत्व थे इनका भी जो विकास था वो मूल अधिकारों के साथ ही हो गया था। उस समय की जो सरकारें थी वो चाहती थी कि इनको भी जो मूल अधिकार की तरह दिया जाए, पर उस समय देखा होगा कि ये देश विभाजन हुआ था तो इस समय उतना सक्षम नहीं थी कि इनको अगर मूल अधिकार की तरह अगर इनको दिया जाता डीपीएसबी को भी तो इनको लागू कराना भी बाध्यकारी हो जाता। तो इतना सक्षम नहीं थी कि इनको भी उस समय दिया जाए। तो जो तत्कालीन समय के जो ऐसा था कि ऐसा कर पाना संभव नहीं था। फिर जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव थे, उन्होंने सलाह दी थी कि इनको नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा जाए, ताकि अगर सरकार कभी सक्षम होती है मतलब आगे चल के तो वो धीरे धीरे इनको अपने मौलिक अधिकार में शामिल करती जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे। नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद से। अनुच्छेद 38। इसका उद्देश्य है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 39 का। इसमें है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 39 खा। इसका है सार्वजनिक धन की स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। आगे बढ़ते हैं अगले पे। 39 गा, धन का समान वितरण। इसमें है कि राज्य मतलब जो भी है वो धन का गरीब जनता किसी भी हो सबको समान रूप से वितरण करेगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। जो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था वो इसी का उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही, अनुच्छेद 40 को पूरा करने के लिए ही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। देखते हैं अगला अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपवन। इसी जो अनुच्छेद 42 है इसी में महिलाओं के लिए जो मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो अवकाश वगैरह दिया जाता है, उनको जो हेल्प वगैरह की जाती है वो इसी अनुच्छेद 42 के तहत ही किया गया है। देखते हैं अगला अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्भर मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। जो देखा होगा आपने जो मनरेगा चलता है तो जो सरकार चलाती है वो अनुच्छेद 43 को ही मतलब पूर्ण करने के लिए चलाया जाता है, क्योंकि इसमें था कि कर्मकारों के लिए निर्भर मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगी।
देखते हैं अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आप इसको याद रख सकते हैं 4 से, तो इससे हो जाएगा कि एक समान सिविल संहिता। और गोवा जो था वो पहला स्टेट था जो एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला था। मतलब वो बहुत पहले पुर्तगालियों के समय से ही चलता आ रहा है, पर अभी जो हाल ही में उत्तराखंड है उसमें भी वो पहला स्टेट बन गया है, मतलब आज़ादी के बाद, जिसमें एक समान सिविल संहिता लागू किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 45 गायब है, अनुच्छेद 45 है, उसमें मतलब शिक्षा का अधिकार है। देखते हैं अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। मतलब जो दुर्बल, जो पिछड़े वर्ग लोग हैं उनको शिक्षा, और उनको जैसे कोई भी अगर स्कूल वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उनको उसमें सहायता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 46 में किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 47, इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आप इसको याद रख सकते हैं कि 47 से हमको 47 में आज़ादी मिली, उसी के बाद हमको खाना पीना मिला, तो उसी से याद रख सकते हैं पोषाहार स्तर। पूछा जाता है कि 47 में क्या है, तो आप अगर एक वर्ड भी इसको पकड़ लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और जो 48 का है इसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण या रक्षा। 48 में कृषि तथा पशुपालन और 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। अगला देखते हैं अनुच्छेद 49, इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। और ये हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक की जो महत्व की जो वस्तुएं वगैरह हैं, स्मारक हैं, उनका संरक्षण हमारा जो कर्तव्य भी दिया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। 50-50 से याद रख सकते हैं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। जो अनुच्छेद 51, उससे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें उसका मेरा फोकस क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इस सरकार के लिए। देखते हैं उपयुक्त जो अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य की नीति व सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। ये दो जो हैं जो हमारे डीपीएसपी के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 है हिंदी को प्रोत्साहन देना। देखते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है और डीपीएस में है, इनमें मेन अंतर क्या है। तो जो नीति व सिद्धांत हुए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और जो मौलिक अधिकार है इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। और जो इनका वर्णन है वो संविधान के 4 में किया गया है, और इसका वर्णन संविधान 3 में किया गया है। ये समाज की भलाई के लिए है, ये व्यक्ति के जो नीति सिद्धांत हैं वो समाज की भलाई के लिए, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के अधिकार के लिए। और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जो नीति सिद्धांत है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं इनके पीछे कानूनी मान्यता है, क्योंकि इनके हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। और ये सरकार को अधिकार को बढ़ाता है, मतलब सिर्फ ये जो नीति सिद्धांत है सिर्फ सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार कोई भी नीति या कानून बनाएगी तो इनको लागू करेगी, जबकि ये सरकार के महत्व को घटाता है, ये बढ़ाता है नीति सिद्धांत, और मौलिक अधिकार घटाता है। और एक पॉइंट और भी है कि नीति सिद्धांत के अगर वायलेशन होते तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार के हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का अंतर भी पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो हम इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा। देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए ख़त्म करते हैं आज का चैप्टर यहीं पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।